Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya Dhameja here, your educator. तो स्टूडेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारे पीयू स्टूडेंट्स हैं उनको जैसे जैसे सिलेबस वाइज दिया हुआ है तो वैसे ही मैं आपको करवा रही हूँ. तो आपको यूनिट 1 में जो टॉपिक दिया है वो प्रॉफिट का है. इससे पहले थ्योरीज ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, जो फैक्टर थ्योरीज हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. तो आज हम शुरू करने वाले हैं. हमारा टॉपिक है जो प्रॉफिट्स का. देखो, ये बात नहीं है कि ये जो टॉपिक्स है, ये जो लेसन्स है, ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो किसी और स्टूडेंट्स को हेल्पफुल नहीं होंगे. मैं पीयू स्टूडेंट्स को इसलिए ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ क्योंकि उनको मैं एज अ सिलेबस, जैसा सिलेबस में बताया गया है यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, वैसा ही करवा रही हूँ. जैसे कि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे कॉमर्स में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, हमारे कॉमर्स में ये कॉमन है, ये वाले सारे टॉपिक्स. तो ये आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं. तो इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट्स है, तो आप मेरे साथ अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. कुछ भी आपके फीडबैक है तो ऑलवेज वेलकम है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. आई होप आपने पिछले वाले लेसन्स को अच्छे से देखा है, समझा है, अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, तभी तो मैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स के ऊपर ये कॉन्टिन्यूसली अपनी लेके आई हूँ. तो ये जो है, हम पूरा सिलेबस तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे बिज़नेस इकोनॉमिक्स का. ठीक है, तो चलिए, ये आपका यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है. जैसा कि सिलेबस में आपको बताया गया है, सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूँगी एक बार. तो ये जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की फर्स्ट क्लास है ये. ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, तो बात कर रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक फैक्टर है, फैक्टर इनकम है जो कि एंटरप्रेन्योर को मिलनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर को मिलती है, एट्रीब्यूटेड टू द एंटरप्रेन्योर. ये जो मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, मेन फंक्शन कौन सा है? अनसर्टेनिटी को बियर करना, रिस्क को टेक करना. उसने पैसा लगाया है, ठीक है, उसने रिस्क उठाया है, क्या पता उसको इनकम हो या ना हो, कुछ नहीं कह सकते. बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस आपका चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो आपको लॉसेस होंगे या प्रॉफिट्स होंगे, मतलब कुछ बचेगा, ये सारा डिपेंड करता है आपके सर्कमटेंसेस के ऊपर. फ्यूचर में जाके आपको जो कुछ भी मिलना है फ्यूचर में मिलना है. सब कुछ अनसर्टन है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो इतना सारा रिस्क उठाता है, ठीक है, तो उसको रिस्क उठाने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं. तो इनकम जो कि एंटरप्रेन्योर लेता है इन फंक्शंस के बदले में, इन रिटर्न ऑफ दीज फंक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको प्रॉफिट बोलते हैं. ओके, generally constructed as a factor income accruing to the entrepreneur, there has yet to emerge any questionable definition of the term. इसको छोड़ो. देखो, जो आपकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मेनली दो ओपिनियंस में बांटा गया है इकोनॉमिक्स ने. तो पहला क्या है? प्रॉफिट एज अ सरप्लस इनकम. कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारी सरप्लस इनकम होती है. सरप्लस इनकम मतलब बची हुई इनकम. हमने बिजनेस में खर्चा किया, हमें कुछ इनकम भी हुई है, उस जो इनकम हुई है, जो हमारी रेवेन्यू हुई है, हम रेवेन्यू में से जब हम अपने खर्चे को माइनस कर देंगे तो बची हुई इनकम हमारी कौन सी होगी? वो हमारा प्रॉफिट होगा. ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल बताई गई है, टोटल कॉस्ट एक मैन्युफैक्चरर को पड़ रही है फर्नीचर को बनाने की 10,000 एक साल की, और उसकी रेवेन्यू कितनी हुई है? टोटल रेवेन्यू हुई है 12,000. कॉस्ट कितनी है? 10. रेवेन्यू कितनी है? 12. 10, 12 माइनस 10, तो बाकी उसको कितना बचा? 2,000. ये उसकी क्या हो गई? ये उसका प्रॉफिट हो गया. ठीक है, प्रॉफिट हो गया. तो ये हमारा पॉजिटिव रेजिड्यू है जो कि इनकम लेता है, एंटरप्रेन्योर लेता है. कैसे? अपनी टोटल रेवेन्यू में से अपने टोटल जो कॉस्ट उसने करी है, टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिक्ट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आ जाती हैं. दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रॉफिट होगा. अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है रेवेन्यू से, हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, लेकिन
हमारी इनकम कम हो गई है, तो उस केस में हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जिसको हम नेगेटिव रेजिड्यू भी बोलते हैं। नेगेटिव में जो हमारे पास अमाउंट बची है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो खर्चा किया है वो है आपका 10,000 का, फर्नीचर को बनाने का मैन्युफैक्चरर को खर्चा पड़ रहा है 10,000 का, लेकिन उसकी जो रेवेन्यू हुई है वो हुई है ओनली 8,000 रुपीज़। तो इस केस में 2,000 रुपीज़ उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो प्रॉफिट इज द रेजिड्यूल इनकम ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट क्या है, रेजिड्यूल इनकम, मतलब बची हुई इनकम है बिजनेस की आफ्टर ऑल एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिसिट, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, सबको पूरा करने के बाद जो बची हुई इनकम होती है, जो रेजिड्यूल इनकम होती है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये डिफरेंस है किसका, फर्म की टोटल रेवेन्यू का और फर्म की टोटल कॉस्ट का, दोनों का डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट है। तो ये जो डिफरेंस है अगर पॉजिटिव में आता है तो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव में आता है तो लॉस है। ओके, तो सेकंड ओपिनियन क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर द एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज। एक पर्सन है अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है, अनसर्टनिटी को बियर कर रहा है, मार्केट इम्परफेक्शंस को फेस कर रहा है, कुछ इनोवेशंस लेके आ रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उस केस में जो भी वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है उसका रिवॉर्ड क्या है, उसका रिवॉर्ड है उसके प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को कैसे डिफाइन किया गया है, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ एमरजेंस। प्रॉफिट में बी कंसिडर्ड एज अ रिवार्ड फॉर मेकिंग इनोवेशंस। एक पर्सन इनोवेशंस करता है, नई नई चीज़ें बनाता है, रिस्क को एक्सेप्ट करता है, अनसर्टेनिटी एंड मार्केट इम्परफेक्शंस को भी फेस करता है, तो उस केस में उसको जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो प्रॉफिट के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, प्रॉफिट को मेनली ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया है और इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला गया है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का दूसरा नाम है प्योर प्रॉफिट। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू ऑफ द फर्म, फर्म की जो टोटल रेवेन्यू है उसका और टोटल एक्सप्लिक्ट कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट या बिजनेस प्रॉफिट। अब ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ये कौन से होते हैं, ये वो कॉस्ट है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को बाहर वाले लोगों को पे करनी पड़ती है। जैसे लेबर से उनकी सर्विसेज ली है तो उनको क्या देने पड़ेंगे, वेजेस देने पड़ेंगे। अगर उसने पैसा मार्केट से बोरो किया है तो लोन लिया है तो उसको उस बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर उसने प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, रेंट पे लेके फैक्ट्री को यूज़ किया है तो उसको रेंट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ जाती है। तो टोटल रेवेन्यू में से जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस इट अराइव्स द बिजनेस प्रॉफिट्स। तो ये सारे जो डेप्रिसिएशन हो गई या इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे बिजनेस प्रॉफिट को देते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बना हमारा बिजनेस प्रॉफिट, उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल, उसकी अपनी खुद की भी जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो बनता है वो, वेजिस जो वो खुद भी तो काम कर रहा है ना, खुद की लेबर जो दे रहा है वो, और रेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड, उसकी अगर खुद की लैंड है तो वो खुद की लैंड यूज़ कर रहा है उसका रेंट, डेप्रिसिएशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस चार्जेस को ग्रॉस बिजनेस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नेट बिजनेस प्रॉफिट आते हैं। ओके, नेट बिजनेस प्रॉफिट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है
बाय प्रॉफिट्स इन द इकोनॉमिक्स इज मेंट टू द नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट। तो इसको हम नेट प्रॉफिट को इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट भी बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को हम बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट और प्योर प्रॉफिट आ जाते हैं। ओके, तो बिजनेस प्रॉफिट्स हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं उसमें से टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करनी है और इसमें से हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट करनी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अगर जो हमारा एंटरप्रेन्योर है अपना पैसा किसी और को देता यूज़ करने के लिए, अपनी जो लैंड है वो किसी अगर और को देता यूज़ करने के लिए, उसको वहाँ से रेंट आता, उसको वो अगर कहीं पे जॉब करता, अपनी सर्विसेज कहीं और प्रोवाइड करता तो उसको वहाँ से उसकी लेबर का रिवॉर्ड मिलता, उसको वेजेस मिलते। तो ये सारी चीज़ें वो अब अगर खुद के बिजनेस में कर रहा है तो उसकी भी तो कॉस्ट पड़ रही है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ये होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैपिटल दैट एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन हिज ओन बिजनेस, इफ ही गिव्स इट एज अ लोन टू अनदर पर्सन देन ही विल गेट अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। तो वो इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगी, उसने अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है। ठीक है, ये उसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगी। वो माइनस करके देखेगा कि हमें जो है वो प्योर प्रॉफिट हमारे कितने बचे हैं, नेट प्रॉफिट हमारे कितने बचे हैं। सिमिलरली अगर जो एंटरप्रेन्योर है अपनी लैंड किसी और को यूज़ करने के लिए देता तो उसको वहाँ से क्या मिलता, रेंट मिलता। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड हो गई। ठीक है, तो जो बचेगा एंटरप्रेन्योर के पास, ये सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस करने के बाद यहाँ कह सकते हैं कि उसके अपने फैक्टर्स को यूज़ करने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो इनकम में 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स इनकम फॉर द 6 एलिमेंट्स। जैसे कि रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, उसने रिस्क को टेक किया, रिस्क को उठाया तो उसका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी, रिवॉर्ड फॉर एबिलिटी, मोनोपोली गेन्स, विंडफॉल गेन्स, रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर का, रिस्क को उठाना। तो उसके बदले में जो उसको प्रॉफिट, जो रिवॉर्ड उसको मिलता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है। उसने अनसर्टेनिटी को बियर किया। ठीक है, तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट लेगा एज अ रिवार्ड फॉर बियरिंग द अनइंश्योरेबल रिस्क कॉल द अनसर्टेनिटीज। ठीक है, जैसे अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट कंडीशन, मार्केट कैसी होगी, कंपटीशन कैसा होगा, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कैसी होगी, जो आज की सिचुएशन चल रही है, ये अनसर्टेनिटी किसी को भी नहीं पता था। तो ये अनसर्टेनिटी जो उसने बियर करी है तो वो क्या हो गई, वो उसका रिवॉर्ड जो उसको मिलेगा वो क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा। एबिलिटी, उसने अपनी बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सके बाकियों के कंपैरिजन। तो ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट है, नेट प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, मोनोपोली गेन्स, अगर जो है हमारा एंटरप्रेन्योर मोनोपोली मार्केट में है तो वो एक प्रोडक्ट के ऊपर हायर चार्जेस लगा सकता है, चार्ज कर सकता है। और रेम्यूनरेशन जो है या कह लो लोअर रेम्यूनरेशन टू द फैक्टर्स, फैक्टर्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल, ये जो है वो कम दे रहा है तो उसको गेन ज़्यादा हो गए, क्या हो गया, उसको मोनोपोली गेन हो गया। चार्ज उसने ज़्यादा किया मोनोपोली के कारण, पे उसने कम किया, तो ये भी नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, विंडफॉल गेन्स कुछ भी हो गया, लाइक ब्रेकिंग आउट ऑफ द वॉर, बी फॉलिंग ऑफ एनी अदर क्लाइमिटी, कुछ भी मिस हैपनिंग अगर होती है जिसके कारण से प्राइसेस जो हैं गुड्स के सडनली राइज कर जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जो रिजल्ट होता है हमारा विंडफॉल गेन्स का।
तो ये जो विंडफॉल गेन्स है ये भी तो एंटरप्रेन्योर को ही मिलने वाले हैं ना। तो सारी चीज़ें अगर बंद हो जाती है या कह लो उसके पास सप्लाई पड़ी है और कोई है नहीं कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने वाला, तो वो जो उसको ज़्यादा गेन होने वाले हैं, प्राइसेस जो है गुड्स के सडनली जो इंक्रीज हुए हैं, ये सारा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला है। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट में इंक्लूडेड होते हैं। रिवार्ड फॉर इनोवेशन, इनोवेशन अगर लेके आता है एंटरप्रेन्योर, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है? इनोवेशन के कारण उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। और जो प्राइसेस है कमोडिटी के, वो भी क्या हो सकते हैं? अगर प्राइसेस सेम भी रखते हैं, कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो गई है, तभी तो उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। तो डिमांड जो है उसके प्रोडक्ट की अपने आप इंक्रीज हो जाएगी जब उसकी कॉस्ट जो है कम होगी, प्राइसेस भी कम होंगे। तो डिमांड जब बढ़ जाएगी तो फिर उसको भी तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी कि हमारे नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों प्रॉफिट्स में? जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो वाइडर टर्म है, सिंपल सी बात है, जो अपने आप में नेट प्रॉफिट को भी लेके चलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ जाती है, वेयर एज नेट प्रॉफिट तो बचा ही हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालने के बाद है। तो नेट प्रॉफिट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। तो जो रियल लॉस एस्टिमेट किया जाता है वो टोटल रेवेन्यू से किया जाता है, टोटल कॉस्ट रेलेवेंट से किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, नॉट फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से नहीं किया जाता जो लॉस होने होते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज अर्नड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, रेदर अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्नड। जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी नॉट अर्नड, परफेक्ट कंपटीशन में नेट प्रॉफिट आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही वहाँ पे मिलता है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो सर्टेन कंडीशंस जैसे लॉन्ग रन में हो गया, ये वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, बट अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन, तो वहाँ पे ये आपको मिलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, डज प्रॉफिट एंटर इनटू प्राइस? क्या प्रॉफिट प्राइस में इंक्लूडेड होता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पेमेंट्स मेड फॉर द सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर आर कॉल्ड द प्रॉफिट। जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज प्रोवाइड करने के कारण उसको प्रॉफिट कहते हैं। और वन कैन से दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो अ फैक्टर प्राइस। प्रॉफिट क्या है? फैक्टर प्राइस है। रिवॉर्ड गिवन्स टू द फैक्टर फॉर देयर सर्विसेज, जैसे कि लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें कमोडिटी के प्राइस में इंक्लूडेड होती हैं, ये हमारी कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान से पहले समझ के रखी है, या अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉस्ट होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरे जो हमारे वेजेस वगैरह जो है, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ठीक है, वो हम किस में इंक्लूड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। तो ये हमारे कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की मेन कॉस्ट पड़ रही है, तो ये कमोडिटी के प्राइस में फर्म के द्वारा इंक्लूड किया जाता है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट भी तो फैक्टर पेमेंट ही कर रहे हैं हम एक तरह की, एंड जैसे कि लेबर को वेजेस मिल गए, लैंड वाले को रेंट मिल गया, और कैपिटल देने वाले को इंटरेस्ट मिल गया, एंटरप्रेन्योर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसको प्रॉफिट मिल गया, ये फैक्टर पेमेंट कर दी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉफिट भी बाकी चीज़ों की तरह प्रोडक्ट के कॉस्ट में या प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूडेड होता है? ठीक है, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये एंटर होता है प्राइस में या नहीं होता है? तो ये ज़रूरी है सबसे पहले समझना, होता है या नहीं होता। हम पहले ये चीज़ को समझे कि प्रॉफिट की नेचर कैसी है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज़ अ रेजिडुअल पेमेंट, जो बची हुई हमारे पास अमाउंट होती है हम उससे पेमेंट करते हैं। कंपेयर टू द प्रॉफिट, पेमेंट मेड टू द अदर फैक्टर इज प्री डिटर्मिन और अ कंट्रेक्चुअल इनकम।
अगर प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बची हुई इनकम है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो पहले से ही डिटर्मिन होती है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम होती है। वेजेस वर्कर की सर्विसेज लेने से पहले से ही डिसाइड की जाती है। वेजेस टू बी पेड पर डे आर सेटल वेल बिफोर द लेबर पुट टू द वर्क। काम करवाने से पहले आप उसकी वेजेस डिसाइड करते हो, लेकिन प्रॉफिट तो पहले डिटर्मिन नहीं होता ना। प्रॉफिट तो जो बचा हुआ होता है वो मिलना होता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, और ये प्राइस में भी कंसिडर नहीं होता, एंटर नहीं होता है। स्टडी ऑफ अ रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट शुड बी अंडरटेकन। ये जो दो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं नीचे, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं मिनिमम अमाउंट जो कि नेसेसरी है टू रिटेन एन एंटरप्रेन्योर इन अ गिवन बिजनेस इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रॉफिट। कि एक नॉर्मल बिजनेस में हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, इतनी तो मिनिमम अमाउंट उसको मिलनी चाहिए। इट इज़ इक्वलेंट टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल होती है। एंड फैक्टर्स अर्न्ड बाय हिम, जो उसने फैक्टर्स लगाए हैं, रिस्क है या और इंश्योरेंस चार्जेस हैं, ये उसके इक्वल होती है कि कम से कम उसको इतना तो मिले। वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन इट। जो हमारा टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना होता है कि टोटल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने की कितनी पड़ी, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होते हैं। बीइंग द पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो अगर ये टोटल कॉस्ट में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को रखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंटर इनटू द प्राइस। क्या क्या कहा गया है कि यही कहा गया है कि अगर ये टोटल कॉस्ट का पार्ट है तो सिंपल सी बात है कि ये प्राइस में भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, मिनिमम प्रॉफिट की बात करें, तो ये प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो ये प्राइस में कंसिडर नहीं होते हैं। ओके, अब समझते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू द मोनोपोली पोजीशन। मोनोपोली के कारण आता है, विंडफॉल गेन्स हो गए, या एंटरप्रेन्योर की ऐसी एबिलिटी है कि वो अनसर्टनटीज जो भी है बिजनेस की, उसको रिड्यूस करे किसी भी तरीके से। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अगर लेके जाता है तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, तो ये एंटर नहीं होंगे प्राइस में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज़ अ सरप्लस ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट से भी ऊपर जो हमें मिलते हैं वो हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। तो बीइंग नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पार्ट नहीं है, तो ये प्राइस का भी पार्ट नहीं होगा, ये प्राइस में भी इंक्लूडेड नहीं होगा। इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो गए, या इंक्रीज इन द प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, या कोई और किसी भी कारण से डिमांड इंक्रीज हो गई उसके कारण, तो ये वहाँ पे उसको मिलते हैं एंटरप्रेन्योर को। वेन एवर द प्राइसेस इंक्रीजेज, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजेज। जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हैं, जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी डिक्रीज होते हैं। तो इट मीन्स ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं, बट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट है जो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के टाइम उसको कंसिडर किया जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर। थ्योरीज क्या है प्रॉफिट्स की, तो सबसे पहले थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। इनकी जो है बेसिकली आपके पास प्रॉफिट्स की थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हो गया, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट। ये 4-5 थ्योरी है। आज हम एक डिस्कस करते हैं, बाकी की हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले दी किसने थी, जेबी क्लार्क ने दी थी।
वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट इज अ डायनामिक सरप्लस, प्रॉफिट इज अ डायनामिक सरप्लस दैट अराइजेज ओनली अंडर द डायनामिक कंडीशन। ये जो कंडीशंस चेंज होती है ना, सिर्फ उसमें आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, उसमें प्रॉफिट्स अराइज होते हैं। स्टैटिक कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट अराइज नहीं होते हैं। तो क्लार्क के वर्ड्स में क्या है, प्रॉफिट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है, तब आपको प्रॉफिट्स अराइज होते हैं। डायनामिक सिचुएशंस में आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, स्टैटिक कंडीशन में आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं। अगर चेंज ही नहीं हो रहा है इकोनॉमिक फैक्टर्स में, लाइक डिमांड, सप्लाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ों में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो वाली कंडीशन कौन सी है, वो स्टैटिक कंडीशन है। तो वहां पे आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी टू बी फेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर अंडर द स्टैटिक कंडीशन। अगर आपकी डिमांड, सप्लाई और साइज ऑफ पॉपुलेशन सब कुछ सेम चल रहा है, आपकी डिमांड सप्लाई में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब सारी चीज़ें पहले से फिक्स्ड हैं, स्टैटिक है, फिक्स्ड है। तो रिस्क कैसा, अनसर्टेनिटी कैसी एंटरप्रेन्योर ने फेस करी, कुछ भी नहीं तो फेस किया ना, तो प्रॉफिट भी उसको नहीं मिलते हैं। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड मिलता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल। Thus the entire national product is distributed among the factors। सारे के सारे नेशनल प्रोडक्ट को हम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंटरप्रेन्योर सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, वेजेस लेगा मैनेजमेंट की, कि उसने बिजनेस को मैनेज किया है। वेजेस को क्या नाम दिया, नॉर्मल प्रॉफिट नाम दिया, कि खाली उसको वेजेस ही मिलने हैं। ठीक है, खाली उसको वेजेस ही मिलने हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि AR इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, AR इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जहां पर इसको क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों मिल रहे हैं, खाली उसको वेजेस मिल रहे हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो देयर इज नो प्रॉफिट इन द टर्म्स ऑफ सरप्लस अर्निंग, सरप्लस अर्निंग में उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको फिगर में बताया गया है। क्या कह रहे हैं, OP प्राइसेस है एंटरप्रेन्योर के फॉर प्रोड्यूसिंग द OM यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इन दिस केस एवरेज रेवेन्यू AR इज इक्वल टू AC इक्वल है, और एंटरप्रेन्योर है यहाँ पर कोई भी सरप्लस अर्निंग नहीं ले रहा है, और डिमांड और सप्लाई इक्वल इन दिस सिचुएशन, डिमांड और सप्लाई भी क्या है, इक्वल है। तो कहने का मतलब जो हमारे JV क्लार्क प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि स्टैटिक कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, वो भी एज अ वेजेस मिल रहे हैं उसको, इसके अलावा कोई भी सरप्लस अर्निंग उसने नहीं करी है, क्योंकि सारी चीज़ें तो स्टैटिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लार्क इन अ रियल लाइफ कंपैरेटिव सिचुएशन इज फाउंड। In this situation, 5 generic changes are going on, every one of which reacts on the structure of society। वो कह रहे हैं कि रियल में अगर चेंजेस होते हैं, रियल में चेंजेस होते भी हैं। ठीक है, जैसे चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के चेंज होने के कारण क्वांटिटी में, डिमांड में चेंज हो गया। ठीक है, डिमांड पैटर्न में चेंज हो गया, पैटर्न में चेंज हो गया। चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज हो गया, जिसके कारण आपकी कॉस्ट आपको कम पड़े। कॉस्ट अगर कम पड़ी रही है तो आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे बचना, अमाउंट सरप्लस अमाउंट आपकी ज़्यादा बचेगी फिर। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, आपकी कैपिटल में चेंज आ रहा है। चेंज इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये सारी जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके कारण क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई में चेंज हुआ। ठीक है, तो उसी चेंज के कारण आपको क्या होंगे, अर्निंग्स होंगे। ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन एंड पैटर्न ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, देयर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये सारे चेंजेस के कारण
आपकी डिमांड और आपकी डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। लाइकवाइज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, द स्टॉक ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, सप्लाई भी चेंज हो गई, आपकी काम करने की अगर टेक्निक ही चेंज हो गई है तो आपको जितना स्टॉक चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर सकते हो, जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों अगर चेंज हो रही है तो इस चेंज के कारण आपको जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी आपकी चेंज होगी, प्राइस भी आपके चेंज होंगे। अगर आपका जो प्राइस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि आपके जो अर्निंग्स हैं वो आपकी ज़्यादा होने लग जाए आपकी कॉस्ट से, तो आपको क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई देयर कैन बी चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस में चेंज हो सकता है। अगर प्राइस में चेंज होता है, प्राइस एक्सीड कर जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। कॉन्ट्रेरी, अगर प्राइस फॉल करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, देन एंटरप्रेन्योर को क्या होगा, लॉस होगा। तो ये जेबी क्लार्क ने कहा कि अगर आपकी सिचुएशन स्टैटिक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। अगर आपकी सिचुएशन, अगर आपकी कंडीशन जो है वो डायनामिक है, ठीक है, उन्होंने थ्योरी का नाम भी कह दिया डायनामिक, अगर डायनामिक है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो सकते हैं। तो इन इकॉनमी वेयर नथिंग चेंजेस देयर कैन बी नो प्रॉफिट। तो क्या कह सकते हैं कि अगर इकॉनमी में कुछ चेंज नहीं है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट, डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय चेंजेस इन डायनामिक इकॉनमी। डिसइक्विलिब्रियम आता है डायनामिक इकॉनमी के कारण, तो यही जो है प्रॉफिट के रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेबी क्लार्क। तो सर ये आपकी छोटी सी डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, ये आपको अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 5 मार्क्स में आ सकती हैं। ओके, तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका, प्रोफेसर नाइट ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। वो कहते हैं कि सारी की सारी चेंजेस कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं राइज करके देती। चेंजेस दो तरह की होती है, एंटिसिपेटेड चेंजेस जिसको आप देख सकते हो विच कैन बी फोरसीन, और इन चेंजेस के अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, एंड लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय देम कैन बी अवॉइडेड। इन चेंजेस के कारण जो आपको लॉस होने वाला है आप उसको डायरेक्टली अवॉइड कर सकते हो। सच चेंजेस डू नॉट कॉज एनी डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। ये जो चेंजेस है ये डिसइक्विलिब्रियम नहीं लेके आती है डिमांड और सप्लाई के बीच में। सो नो प्रॉफिट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ फोरसीन चेंजेस। फोरसीन चेंजेस के कारण आपको कोई भी प्रॉफिट अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोफेसर नाइट क्या कहते हैं, इट कैन नॉट देन बी अ चेंज विच इज द कॉज ऑफ प्रॉफिट सिंस द लॉ ऑफ चेंज इज नोन, as in fact is largely the case, no profit can be arise। जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो ये चेंज के कारण नहीं है। लॉ ऑफ चेंज पढ़ो पहले, लॉ ऑफ चेंज देखो पहले। ठीक है, चेंज अगर आपका फोरसीन है, देख सकते हो, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, तो वहां पे आपको प्रॉफिट्स अराइज नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर अनसर्टन चेंजेस है विच कैन अनसर्टन चेंजेस आर दोज विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उस केस में जो आपके अनसर्टन चेंजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट के लिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट्स होते हैं। तो नाइट ने क्या कहा है, प्रोफेसर नाइट ने, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, इन प्लेस ऑफ अ डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की जगह अनसर्टनटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा यूजफुल है। तो सेम इन्होंने क्या चीज़ बोली है, इन्होंने ये चीज़ बोली है कि चेंजेस दो तरह के होते हैं। पहली बात तो जिस चीज़ डायनामिक की अगर हम बात करें, चेंजेस की अगर हम बात करें, चेंजेस दो तरह के हैं। सारे के सारे चेंजेस के कारण आपको प्रॉफिट्स अराइज नहीं होते हैं। जो एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं उसके तो बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। जो अनसर्टन है, अनसर्टन जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट्स के लिए। तो आप डायनामिक की जगह पे अनसर्टनिटी के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस करो तो वो ज़्यादा यूजफुल है। सो दिस वाज होल अबाउट योर प्रॉफिट एंड डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट।
तो थैंक यू गाइस। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, लेसन वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए साथ के साथ। आगे वाली क्लास में हम बाकी की जो 2-3 थ्योरीज बची हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।